नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष में पोस्ट कोविड के दौर से हम गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रहा है कि जिंदगी एक बार फिर मामूल नॉर्मलसी की तरफ आ सके, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी पूरे भारतवर्ष केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो चुकी है। इस कोविड के दौर में जहां रिसेशन अर्थव्यवस्था में देखने को मिली, वहीं कई लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां भी गई हैं, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लोग प्रभावित हुए हैं, कारोबार प्रभावित हुआ है। और ऐसे में अभी हाल ही में जो आम बजट पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं हीलिंग टच इस बजट में दिया जाए, लेकिन उसके ये माना जा रहा है जो पब्लिक पल्स है कि जिस तरह एग्री सेस लगाया गया है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर काफ़ी कुछ तब्दीली आएगी। तब्दीली नज़र आ रही है, लेकिन अभी जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन 12 फरवरी को सामने आई है, उसको लेकर भी एक भारी रोष आम जनता में नज़र आ रहा है। कारण इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि 503 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग केंद्र शासित जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार से ले सकेगी और विकास की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में सामने आएगी। विकास किस कीमत पर? क्या आम जनता की जेबों पर चपत लगाकर ये विकास, या वाकई ही एक विकास हमें स्मार्ट सिटी के रूप में सामने नजर आएगा? यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर एमएलसी रमेश अरोड़ा जी बैठे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शाह मोहम्मद चौधरी साहब। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, फॉर्मर एमएलसी रतनलाल गुप्ता जी बैठे हैं और इनके साथ बिल्कुल बैठी हैं मैम नम्रता शर्मा जी, आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन विंग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। अरोड़ा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, महंगाई के इस दौर में जहाँ एलपीजी के जो कीमतें बढ़ रही हैं, एग्री सेस लग चुका है, पेट्रोल डीजल लगभग शतक की तरफ या कई रियासतों में शतक भी क्रॉस कर चुकी है, और ऐसे में सोने पर सुहागा की अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स, क्या ये मान के चलें जिस तरह मेयर और डिप्टी मेयर ने ये कहा था कि हाउस में इस पर एक निर्णय लिया जाएगा, क्या विकास को एक सही दिशा देने के लिए क्या प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है? सर विवेक जी, आज युग बदल गया है, हालात प्रोग्रेसिव चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और विशेष तौर पे ऐसे पीरियड में बैठ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिस समय कोरोना महामारी से पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फेलियर की ओर जा रहा है। पिछले बजट की आपने बात छेड़ी, कोविड की बात आपने छेड़ी और विकास की तीनों बातें आपने रखी विवेक जी। इन तीनों में मेरा मानना है कि पूरी दुनिया का ध्यान अगर एनालाइज करेंगे तो केवल मात्र हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है या एक टैक्स को लेकर एनालाइज करना सिचुएशन से जस्टिफिकेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब हम देश की ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करते हैं या स्टेट की ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस में मल्टी डायमेंशन चीज़ें जुड़ी रहती हैं। फार्मर का जुड़ा रहता है, आर्मी फौज का जुड़ा रहता है, लोगों की बेसिक एमिनिटीज़ का जुड़ा रहता है, उसमें डिफरेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट जुड़े रहते हैं जिसमें शुरू में काफ़ी सालों तक केवल इन्वेस्टमेंट होती है, आउटकम उसका बाद में शुरू होता है। मिनरल का जुड़ा रहता है, माइंस का जुड़ा रहता है, इस तरह की डेवलपमेंट की रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बार बार चलती थी, वो जुड़ा रहता है। कुल मिला के डेवलपमेंट की स्पीड इस कोरोना में ना रुकी, आगे बढ़ते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अटल जी के समय जो रोड लिंक का वो शुरू हुआ था उसको स्टॉप नहीं होने दिया, उसकी माइलेज बढ़ती रही, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती रही। और किसी ने जापान से किसी ने एक बार पूछा था कि जापान की प्रोग्रेस जो इतना होने के बाद भी हुई तो कारण क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खासतौर पे, तो उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली जवाब दिया था कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे, रोड्स वगैरह का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जापान की डेवलपमेंट का सिंबल है। यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं वो नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं उसके कारण जापान एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारे कारण रोड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस कारण आज जो सिचुएशन है, आज सारे सिचुएशन के अंदर किसने सोचा था
कि गवर्नमेंट को एकदम ये प्रेशर आएगा और लोगों को अकाउंट में, गरीब आदमी को अकाउंट में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा कि लीजिए आप खाना, सर्वाइवल के लिए खाना खाइए, सर्वाइवल के लिए आपको कुछ दे रहे हैं। जब सर्वाइवल का पीरियड खत्म होगा तो उनको काम करने के लिए कहा जाएगा, काम करने के लिए अब कहा गया कि धीरे धीरे बाहर लोग आ रहे हैं। ऐसे सारे सिचुएशन के अंदर जब डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट के अंदर हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, बड़ी सड़कों की ओर चल रहे हैं, हम शंघाई की बात करते हैं, हम दुनिया में बेस्ट सिटीज़ की ओर अब कंपेरिजन शुरू हो गया है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो होगी भाई। इन्वेस्टमेंट अब कितने परसेंट आप अंदाजा लगाई ना, हम में से कितने परसेंट लोग जो हैं देश के वो टैक्स पे करते हैं, उसका भी हम निकाल लें। सोर्सेज से हमें कितना पैसा आता है उसका भी देख लें कि उसमें से कितना आता है। कुल मिला के इस सारे के बाद अल्टीमेटली हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसके बीच में भी कमी है। मैं वो नहीं कह रहा, उसमें भी कमी है कि जो स्प्रेड, वाइड स्प्रेड चाहिए था वो हो नहीं पा रहा, और लोगों के इंटेंशन में कमी है कि लोग इन्वॉल्व होकर वो बात तो करेंगे, देशभक्ति की बात तो करेंगे, भगत सिंह के शहीद होने की, उसके सलाम तो करेंगे, सल्यूट तो करेंगे, लेकिन देश के लिए जीना, देश के लिए डेडिकेशन जीना, ईमानदारी से जीना, ये बहुत बड़ा आज के टाइम की चुनौती है, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति भी दी है और आज भी बॉर्डर पे दे रहे हैं, फौज में रह के, डिफरेंट फोर्सेस के अंदर रह के, मिलिटेंसी से लड़ते हुए, बाकी चीज़ों से लड़ते हुए, मुझे लगता है कि हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है एक किस्म की कि हम लोग अपनी ईमानदारी से अपनी जो हम गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक कॉमन पूल जो बनता है टैक्स सिस्टम से, उसमें कंट्रीब्यूट करें। बेसिकली हमारा टेम्परामेंट अभी तक यूटी का या स्टेटहुड से, उस पुराने सिस्टम से बाहर नहीं आया। मैं यूटी स्टेटहुड की बात नहीं करूंगा, स्टेटहुड के पक्षधर मैं भी हूँ, लेकिन अभी पुराने सिस्टम से बाहर नहीं आया। अभी तक जम्मू कश्मीर में विशेष तौर पर आदत पड़ी है कि ऑफिस में काम नहीं करना। हम सब ने देखा है कि सेंटर एम्प्लॉई हैं तो वो काम कर रहे हैं, और स्टेट वाला एम्प्लॉई जो है वो अपना प्रॉक्सी से काम कर रहा है, कुछ 2-3% को छोड़ के। अभी तक वो छुट्टियाँ लेके घर में बैठना या ऑफ द रिकॉर्ड लेना, पैसा मेरे किसी तरीके आ जाए, रिश्वत मेरे पास कितनी मैक्सिमम आ जाए, ये पैटर्न चलता रहा है, ये सब जानते हैं। सेंट्रल में इंडिपेंडेंट हमारे स्टेट के सोर्सेज बहुत नेग्लिजिबल कम थे। अब ये पैटर्न शुरू हुआ कि सोर्सेज आपने जनरेट करी है, सेंटर मदद तो करेगा, लेकिन अपने पाँव पे हर स्टेट को खड़ा होना पड़ेगा, और विशेष तौर पे जेके को उस फेज से बाहर आना पड़ेगा जिसमें लैंड ग्रैबिंग थी, वो सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए उसमें जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो लोगों को करनी चाहिए। मैं करनी पड़ेगी नहीं लफाई कर रहा कि भाई कंपल्शन नहीं कह रहा, करनी चाहिए। अगर वो स्टेट को आगे बढ़ता हुआ, निखरता हुआ देखना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि शहीदों पर, बॉर्डर पर, सरहद पर हमारा जवान लड़ता है, तो हमारी भी कंट्रीब्यूशन कम से कम करो, कुछ नहीं तो हम ईमानदारी से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। इस माइंडसेट से जब काम करेंगे तब कुछ देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर माइंडसेट केवल मात्र ये रहेगा कि मेरा कहाँ से कितना बच रहा है, इसमें पूरा नेशन, पूरा स्टेट, पूरा इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो टैक्स से पर्पज़ है, हाँ एक चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा आपकी तीसरे इशू पर, विकास पे के साथ रखूँगा, टाइम उसका थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इस समय करना है या थोड़ा सा इसको डिले किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो नोटिफिकेशन इशू है उस नोटिफिकेशन में टाइम फ्रेम नहीं है, एक बात। दूसरा, उसमें कितना होगा, क्या होगा, वो उसके बारे में अभी मोडालिटीज़ काम होनी है। उसमें मिनिमम हो, लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कम से कम यहाँ के सिचुएशन में, क्योंकि इंडस्ट्री कम है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज कम है, यहाँ पर कॉरपोरेट हाउस कम है, उन बातों को ध्यान में रखा जाएगा जिस समय इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुझे लगता है कि प्री एम्प्ट करके एप्रीहेंशन में सिर्फ अपनी ड्यूटी से हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटते चले जाए, इस टेम्परामेंट को ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो छोटे छोटे कदम हैं उनका रादर सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए, और जितना कंट्रीब्यूट कर सके करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए है, और इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं आपने भी उस तरफ इशारा है कि जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेज कम है, और ऐसे में जब रिसोर्सेज कम है तो फिर आमदनी भी कम होगी। तो जब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें हैं, कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करती जा रही है, और ये कीमतें रातों रात नहीं बढ़ी हैं, ग्रेजुअली इनमें इंक्रीज होता जा रहा है।
जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कीमतें कहीं ना कहीं नियंत्रण में थी। क्या कहेंगे, आम आदमी पर एक दोहरी मार नजर आ रही है? देखिए, आज के इस सीधी बात के प्रोग्राम में आपने दो सीधी बातें रखी हैं। दो सीधी बातें ये हैं, पहली एक ये है कि जो ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरे देश में बढ़ रही हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, इनका आम लोगों पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, किसानों पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, यहाँ हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उस पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, और आम आदमी पे इसका क्या इफ़ेक्ट है। दूसरी बात आपने रखी है कि स्टेट में जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक SRO निकाला है, जिसके तहत यहाँ लैंड पे और बिल्डिंग्स पे भी, जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इन पे भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। देखिए, जहाँ तक तेल के बढ़ने का ताल्लुक है, अगर आप ये कंट्रोलर ऑफ जो अकाउंट्स है, डायरेक्टर ऑफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इसकी आप फिगर्स देखें तो उनका ये कहना है कि क्रूड ऑयल जो है ये पिछले एक साल से क्रूड ऑयल की कीमतें जो हैं वो $63 पर बैरल से आगे नहीं गई हैं। लेकिन उसके बनिस्बत हमारे देश में जो ये ऑयल्स हैं, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो डीजल है, इनकी कीमतों में कोई 40% की बढ़ोतरी आई है। उसकी वजह जो अखबारों में भी आ रही है, और जो इकोनॉमिस्ट हैं या लोग जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, जैसे ONGC है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, या दूसरी जो कंपनीज हैं जो इसमें डील कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंटर ने क्या काम किया है कि डीजल पेट्रोल पे उन्होंने 38% जो है वो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, तो डीजल पे बढ़ाई है 32%। स्टेट्स का जो GST का शेयर था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को से लेना था या स्टेट को देना था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा डिले किया, और उनका ये कहना था कि कोविड सिचुएशन की वजह से जो ये रिटेलर डीलरशिप है जो इसकी ऑयल्स वालों की, इन्होंने अपने ये रेट रिवाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो इसकी वजह से ये पेट्रोल में जो है हमें मजबूरी इसकी बढ़ोतरी करनी पड़ी। अगर आप कल का फाइनेंस मिनिस्टर का आप बयान देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल प्राइस जो हैं वो इसमें तय होते हैं। लेकिन इसका रबटल दिया गया, और रबटल में ये कहा गया कि इंटरनेशनली पिछले एक साल से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस जो वो बड़े नहीं है। जो इंडिया में जो बढ़ोतरी हुई है, ये हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, उन्होंने कहा है कि ये प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अपनी इनकम्पिटेंस की वजह से ये चीज़ें सारी हुई हैं। तो अब राजस्थान में अगर आप देखें या दूसरे मध्य प्रदेश में देखें तो 100 रुपया पर लीटर आज पेट्रोल क्रॉस कर गया है। डीजल 90 और 92 रुपीज़ के इर्द गिर्द है पूरे मुल्क में। जो मुझे लगता है कि अगर यही स्पीड रही तो विद इन 1 मंथ पेट्रोल और डीजल जो है ये हमारे देश में बराबर होने जा रहा है। आज सुबह जब मैं आपके प्रोग्राम के लिए निकला तो NDTV पे एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने एक सर्वे किया कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में 40% जो आउटलेट हैं, ये रिटेल आउटलेट हैं पेट्रोल पंप्स के, उन्होंने ये फैसला किया है कि हमें इसमें जो मिलती थी कमीशन और जो इसमें हमें प्रॉफिट था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हमें मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और मेजॉरिटी जो लोग हैं, खासकर वो लोग, वो पढ़े लिखे यूथ जिनको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोटा दिया था, वो कहते हैं कि इस बिज़नेस में अब कुछ नहीं रहा, हम इसको क्लोज़ करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये अखबारों में भी, ये आज के न्यूज़पेपर आप देखें उनमें ये सारी खबरें हैं। तो इसका बड़ा अफेक्ट ज़मींदारों पे होने जा रहा है। जब ज़मींदार पे इसका इफेक्ट होगा, जब मज़दूर पे इसका इफेक्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट पे जब इसका इफेक्ट होगा, तो फिर आप जाहिर बात है अब जो कमोडिटीज़ हैं उनका रेट तो पूरे मुल्क में बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि महंगाई जो है वो बड़े पैमाने पे अपने पाँव पसार रही है। बड़े तेज़ी से जो महंगाई की मार है वो इस देश के जो गरीब हैं वो भुगत रहे हैं। और ख़ासकर जब से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर आप देखें, जो ये बजट की बात अभी की अपने गुप्ता साहब ने भी, या इन्होंने भी, अरोड़ा साहब ने, देखिए लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो बजट आएगा ये बड़ा प्रो पीपल फ्रेंडली बजट होगा। लेकिन बजट में अगर आप देखें इसको डिटेल से, तो बजट में जगलरी ऑफ वर्ड्स के सिवाय और फिगर्स की एडजस्टमेंट के सिवाय लोगों को ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था।
मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ पे जब रोशनी एक्ट बना तो रोशनी एक्ट को हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया इस बात पे कि ये स्टेट लार्जेस्ट थी, ये स्टेट की प्रॉपर्टी थी, ये लोगों में बांटी नहीं जाती थी ऐसे जैसे वो पिछली हुकूमत ने बांटी। तो हमारे बजट में, सेंट्रल बजट में एक ये प्रपोजल आया कि हम भी सरकारी ज़मीनें चाहे रेलवे की हों जो सरप्लस लैंड्स हैं, या हमारे पास भी जो सरकारी ज़मीनें हैं, मुल्क का खसारे को पूरा करने के लिए हम इन ज़मीनों को भी बेचना चाहते हैं। ये भी इस हमारे बजट में है। अब देखिए किसानों के लिए, किसान जो हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं पिछले दिनों से, कम से कम उनको भी 100 दिन हो गया एजिटेशन करते हुए। किसान यही चाहते हैं कि अगर ये जो टैक्सेस हैं, अगर पेट्रोल में जो ये बढ़ोतरी है, अगर ये इस तरीके से चलती रही तो मैं समझता हूं कि वो जो लाज इन्होंने बनाए हैं किसानों के लिए, वो इसी, यही तो लड़ाई थी किसानों की कि हमें सस्ता। अब इन गवर्नमेंट की उस पर एक एक्सप्लेनेशन आई है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसानों के जिससे ये इस्तेमाल करते हैं, किसानों ने ये ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए हैं, ज़्यादा किसान जो है वो टेक्निकल होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब है इस सिलसिले में। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टेक्नोलॉजी को या मॉडर्न जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसान के, इनके फार्मर्स के, अगर उनको लाती है मार्केट में उनकी बेनिफिशियल के लिए, और गवर्नमेंट ये कहती है कि ये इनकी क्योंकि ज़्यादा खरीदारी हो गई है इसलिए इसके प्राइस जो हैं बढ़ चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट होने जा रहा है पूरे इंडिया की सोसाइटी पे, पूरे इंडिया के लोगों पे, और ख़ासकर जो छोटा रिटेलर का जो व्यापारी है या जो ज़मींदार है उस पर बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। तो इससे लगता है कि किसानों की जो एजिटेशन चल रही है फिर वो जायज़ चल रही है, और इससे मैं समझता हूं कि हर एक आदमी जो भारतवर्ष का है वो इफेक्ट होने जा रहा है। अब जहाँ तक हमारी स्टेट पे प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, अगर आप एसआरओ को देखें तो एसआरओ में ये उन्होंने वाजिया किया है कि हम लैंड पे, वेकेंट लैंड पे भी, जो लैंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है, जो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर है, जो नोटिफाइड एरिया के अंदर है, उस ज़मीन पे हम टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। ये आप जो प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड एक्ट 2013 है उसमें इन्होंने अमेंडमेंट की है कि उसके तहत हम ये लगाएंगे। और देखिए उन्होंने कहा कि हम सर्कुलर रेट के हिसाब से इसको इम्पोज करेंगे। सपोज अगर हम छन्नी हिम्मत की जहाँ बैठे हैं, यहाँ की अगर हम मिसाल लें, तो अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट जो सर्कुलर रेट है वो 1 करोड़ रुपया पर कनाल है, तो अगर उसमें 7% लगता है तो फिर आपको 7 लाख देना है। अगर इनकेस आप लेडी है, जैसे सर्कुलर रेट है, या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ 5% है या 2% है या 3% है, जो भी इसको आगे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर तय करेगी। तो ये नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स पहले नहीं लगता था, पहले भी हमारी इसमें जम्मू में म्यूनिसिपल कमेटी के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, लेकिन वो बड़ा नॉमिनल प्रॉपर्टी टैक्स था। अब देखिए, अब जब एक यूनिफॉर्म होगा सबके लिए, तो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ये कहती है कि इससे 503 करोड़ हम लेने के इंटाइटल होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से, जो अप्रूव्ड बजट होगा हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का। अब देखिए, इसी में ये कहते हैं कि इससे स्मार्ट सिटी भी बनेगी, इसमें सारे प्रोजेक्ट्स जो आएंगे इसमें वो बनेंगे। अगर आज आप जम्मू की सड़कों की हालत देखें, मैं कहता हूं कि वर्स्ट हालत मैंने अपनी लाइफ में किसी भी हुकूमत के दौर में इतनी बुरी हालत आज जम्मू की रोड्स की नहीं देखी जो आज की डेट में है। जहाँ जहाँ इन्होंने वो लगाए हैं, जहाँ जैसे सड़कें खोदी हैं वहीं पड़ी हुई हैं, कोई उनका रिपेयर नहीं है। स्मार्ट सिटी का जो स्लोगन है ये सुनते हमें 4 साल हो गया, अभी स्मार्ट सिटी की तरफ कोई पेशरफ्त है नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा रही है, जो हाई कर रही है इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस में, ये बिल्कुल हमारे जो लोग हैं उनके खिलाफ है। अब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी ये बात कही है, उसने कहा एक टूरिज्म का प्लेस है, हमारी डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। थोड़ा बहुत यहाँ पर होटलियर्स का काम है कटरा में और जम्मू में, और जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है वो आके यहाँ पे रुकता है, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो जनरेट होती है। सिमिलरली अगर जब दरबार मूव होता है, 2-4-5 लाख आदमी कश्मीर वैली से आता है, वो जम्मू में आके रहता है 2-3 महीने, यहाँ वो व्यापार करता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, खरीदो फरोख्त होती है, इससे जम्मू का जो एक छोटा सा बिजनेस है वो चलता है। बाकी तो 85% से लेके 90%
जो जम्मू का जो व्यापारी है, मैं समझता हूं कि कोविड की वजह से उनको इतना नुकसान हुआ है कि अभी 10 साल भी अगर ये बिजनेस प्रॉपर उनका चले तो वो रिकवर नहीं हो सकते शाह साहब उससे। मैं दोबारा आप पे आऊँगा, उससे पहले मैं गुप्ता जी की तरफ आऊँगा। रतन जी, स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स लगने शुरू हो गए हैं और सबसे नीचे एक पंच लाइन, खंड मीठे लोग डोगरे, लेकिन बोर्ड्स के नीचे सड़कों की हालत है, शाह साहब ने उसका बयान कर दिया कि क्या हालत इस वक्त है। क्या कहेंगे जो प्रॉपर्टी टैक्स है, क्या एक एडिशनल बोर्ड जम्मू कश्मीर की आवाम पर नजर आएगा? देखिए, पहले जैसे आपने कहा कि खंड मीठे लोग, मोदी जी की पता लगी कि और निकला दिन जिस हिसाब करना है, जिस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए पिछले 7 साल में जम्मू कश्मीर की कितनी तरक्की हुई है। कौन हुकूमत कर रहा था? सड़कों की हालत चौधरी साहब ने आपके सामने रखी है। पानी पीने को नहीं मिल रहा है, बिजली आती नहीं है, और 15-15, 20-20 घंटे गांव में बिजली नहीं नजर आ रही है। प्राइवेटाइजेशन हो रही है। मैं कहता हूँ जी, अब क्या बताएं, अब अच्छे दिन कब आएंगे? इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं कि पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, हॉस्पिटल्स की हालत ये है वो आपके सामने है। दूर दराज लाकाजात में राशन की क्या पोजीशन है वो आपके सामने है, क्राइम बढ़ गया है। और अच्छे 70 लोग साल का दिन हिसाब तो दे आए दीजिए। हैं वो आपके सामने है। 70 साल का हिसाब तो दे दीजिए। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, जैसे चौधरी साहब ने फरमाया, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, लेकिन उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर डोगरा साहब थे। उन्होंने जब उसकी कैलकुलेशन की प्रॉपर्टी टैक्स की, उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन के लिए ज़्यादा पैसे खर्च आ रहे हैं बनिस्बत कलेक्शन प्रॉपर्टी टैक्स की हो रही है, जो लिहाजा ये टैक्स यहाँ बंद कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स बंद कर दिया था। अब हमारे ही जेब काट के, अच्छे दिन तो आपने हमें दिखाए बड़े, हमारी जेब काट के आप हमारी तरक्की करना चाहते हैं, ये कहाँ का इंसाफ? प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा रहे हैं। जैसे चौधरी साहब ने फरमाया कि हालात इस किस्म के हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के बाद, और आज भी कोविड कहाँ चला गया है? आज भी महाराष्ट्र की हालत देखिए, 6,500 कल फिगर थी वहाँ की। केरल की हालत देखिए, कोविड चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो व्यापार था, बिजनेस था, वो टोटली -0 हो गया। कल आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी परसों, देख के रो रहे थे वो। आज मेरे दोस्त कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, चांद को छूने जा रहे हैं। 80% ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉकअप हो गई है। आप लोगों को सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। आप हालत देखिए दुकानदारों की, बिजनेसमैनों की। बिल्कुल ठीक फरमाया कि भाई इनकी हालत ये है कि भाई जो इन्होंने देना था लोगों का, वो बेचारे देने वाले भी और लेने वाले भी रो रहे हैं। बिजनेस टोटली ठप होकर रह गया है। इन हालात में जब खुद आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में इकॉनमी बिल्कुल 0 पे आ गई है, डाउन बल्कि -23 तक चली गई थी आपकी जीडीपी, ये इकॉनमी की पोजीशन, तो आप किस हालत तक कैसे आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं? डोंट क्रश द मिडिल पीपल। मिडिल क्लास को आप टोटली क्रश कर रहे हैं, और जो सपने इन्होंने दिखाए थे वो इनको ही मुबारक करें। हमें इन सपनों की ज़रूरत नहीं है। हमें जैसे थे, जो हमारी सरकार जैसे थी, हमारी स्टेट जैसे थी, हम उसमें ही खुश थे। आज जिस ढंग से ये कह रहे हैं, महंगाई की हालत, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत, 3 का पहाड़ा इन्होंने पढ़ लिया, 3 गुना बढ़ गई। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, पेट्रोल 3 गुना बढ़ गया है। आप कह रहे हैं पेट्रोल की बात है, ये सरीनी डाका है हिंदुस्तान के लोगों पे, जो आप पेट्रोल और डीजल की आप कीमतें बढ़ा रहे हैं। आम आदमी इसमें इफेक्ट कर रहा है, आम आदमी, गरीब से गरीब, और अडानी और दूसरे जितने हैं ये सब इफेक्ट होते हैं इससे। आपकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है, ट्रांसपोर्ट जो ये आपका सेक्टर है, बिल्कुल 0 होकर रह गया है। हालत देखिए उनकी, जिन्होंने बैंकों के पैसे देने हैं, घर तक उनके कुट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 टाइम की रोटी के लिए मोहताज है वो। किसानों की हालत देखिए,
6 महीने से, पहले पंजाब में और आज दिल्ली के आपके दरवाजे पे बैठे हुए। आप उनको ये सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप दुखी क्यों हैं। मजदूर की हालत देखिए, आप किसान की हालत देखिए, इंडस्ट्रीज की हालत देखिए, व्यापारी की हालत देखिए, मुलाजिम की हालत देखिए, जो सड़कों पे दर्द की ठोकरें खा रहा है। डेली बेजेस की आपने हालत देखी है? 15-15, 20-20 साल से जो सारे बैकडोर 5-5 बच्चे ये उनके ना, जो हमने बैकडोर कहाँ रेगुलर की है? क्या बैकडोर की रो रहे हैं आप? ये भी बोल और ये तो हम तभी कहते हैं कि हमने रोटी पानी दिया उनको, बैकडोर हमने बैकडोर लगे किसी जैसे का- भी लगे, किसी का हक मार चाहे के जो उनको भी है। नहीं, क्या बात करते उनको हैं? कम किसका से हक मारा है? कम से कम किसका हक मारा है? जो 4,000 रुपया 5,000 रुपया उनको और दिया आप गया। कह रहे हैं कि जाके मार रहे हैं। मैं मान लिया जाए कि जी वो गलत थे। रतन जी, मैं- मुझे आज- बताइए आज पीएचई वाले, बिजली वाले जो हैं धरने पे बैठे हुए पिछले 4 महीनों से, उनको तनख्वाह नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं अरोड़ा साहब, मान लिया कि वो गलत थे, पहली हुकूमत ने गलत किया, लेकिन उनको 4-5 हजार रुपए की रोटी जो महीने की उनका खर्च था वो तो दिया। आप लोग तो उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे पिछले आप 4 तो महीने बात से। कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर आप कह रहे के हैं ना। कि बैकडोर ये से। तो वो लोग मैं जम्मू सिलेक्टिव कश्मीर की बात के। करता हूँ, जो आपने लोग कॉलेजों में और स्कूलों में टीचर लगाए हुए हैं, जो एकेडमिक अरेंजमेंट के सिस्टम से बिल्कुल, लगाए बिल्कुल। हुए हैं, तो 20-20 साल से पीएचडी है वो, 20 साल से हैं वो। आप उनको तनख्वाह क्या दे रहे हैं? और हर महीने क्या बात नहीं, पहले मैं हमने आपके आप हमें बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, बर्दाश्त करें। देखिए, आप बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया। सुनिए, आपने जहाँ बहुत कुछ कहा, हमने आपको टोका नहीं है, बोली और आपने जापान के सपने हमें दिखा रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गरीब लड़के की, बनिवा की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेसा की, मैं बात कर रहा हूँ मंडी की। आपके मुझे बता रहे हैं जापान। अरे उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। रतन जी मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा ये कहना है कि इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के आम आदमी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, ये कहीं वो नहीं है, चाहे वो जिस मर्जी जात का है, चाहे जो भी है, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। मैं दोबारा पे आऊंगा उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई आपने सामान छू रही है, इसको रोकिए। और आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जैसे $53 की कीमत उसकी बैरल की है, और आपने क्या किया हुआ है? 60% स्टेट का और सेंट्रल का टैक्स लगा हुआ है। इन्होंने हमें सड़कों की हालत बता दी जी, बहुत अच्छी। एक मिनट सर, सिर्फ सड़कें हम बना रहे हैं, कौन सी सड़कें बना रहे हैं? 1% ₹1 पर लीटर पेट्रोल और डीजल का ये सेस लगाया हुआ है, जो आज सड़कें बन रही है। खरबों रुपया ये आपकी जेब से निकला है। टोल टैक्स लगा के एग्रीकल्चर पे भी, एग्रीकल्चर बिल्कुल हर चीज नहीं, अब बाकी नहीं सर, पेट्रोल और डीजल का लगा हुआ है सड़कों पे, सड़क का लगा हुआ है, सड़क का। ये पुराना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुराना है, ये पुराना जो मैं Latest बात अभी कर रहा हूं बजट में सर, भी आया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्कीम शुरू की थी। बिल्कुल ठीक। पैसा कहाँ से आना था? बजट से अलग रख के ₹1 पर लीटर डीजल एंड पेट्रोल उस पर सेस लगाया, आज भी चल रहा है। बिल्कुल। खरबों रुपया ये कह रहे हैं हम बना रहे हैं। अरे मेरी जेब कट रही है, आप बना रहे हैं, मुझे आप सपने दिखा रहे हैं। रतन जी, मेरी एक जेब submission है, जेब सर। जेब एक जगह से नहीं कटी। आज भी मैं दोबारा सिर्फ एक बात ब्रीफली मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ सर। पेट्रोल की आप कह रहे हैं पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जो कीमत से परचेज करते हैं उस पर 18% जीएसटी लगाइए ना। आप जीएसटी क्यों नहीं लगाते? अगर आज जीएसटी लगाएंगे, पेट्रोल की कीमत 55 रुपये लीटर होगी और डीजल की कीमत 50 रुपये लीटर। मैं दोबारा पे आऊंगा। नम्रता जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक जगह से आम जनता की जेब पे टैक्स का बोझ नहीं है। हर चीज़ लें तो टैक्स कहीं ना कहीं उससे जुड़ता नजर आ रहा है। जम्मू शहर की अगर बात करें, यह माना जा रहा है कि विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अनिवार्य है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि एक तरफ सरकार जो बीपीएल फैमिलीज़ को घर बना के दे रही है, वो लोन लेके घर ले रहा है, उसके बाद फिर उस लोन की किस्त से कहीं ज़्यादा उसको अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इज़ इट द राइट टाइम कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए? क्योंकि जम्मू शहर में क्राइम बढ़ रहा है, चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, लोगों पर कहीं ना कहीं रिसेशन का प्रभाव नज़र आ रहा है। क्या ये सही समय है? देखिए, मेरा ये मानना है सूरी साहब की रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक आदमी के लिए। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी रोटी नहीं खाएगा पर 2 वक्त की रोटी बहुत ज़रूरी है उसके ज़िंदा रहने के लिए। बहुत महंगा कपड़ा नहीं पहनेगा पर तन पे कपड़ा होना चाहिए।
मकान छत पे होना बहुत ज़रूरी है। जो पिछले कुछ सालों से हम जिस तरह से इन्फ्लेशन देख रहे हैं, और स्पेशली जो ये कोविड के चलते जो मार एक मेरे गरीब जनता ने सही, मैं जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करूंगी, जिस तरह से हमारे यहाँ के लोग पिसते आए पिछले कुछ सालों से, चाहे वो मिलिटेंसी के दौर से लगाए हम या किसी तरह से भी, तो मुझे लगता है कि राइट टाइम अभी क्या, अभी बहुत कोसों दूर है। हमें उनको वो बेसिक अमेनिटीज, जो सड़क, नाली, पानी, जो पीने का स्वच्छ पानी हम आज नहीं दे पा रहे हैं। कंडी एरिया में आप हालात देखिए, 6-6 दिन लोगों को पानी नहीं मिलता। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज सड़क नहीं है, कितने सारे गांव आज भी सड़क से अनटच्ड है, अनकवर्ड एरिया इतना ज्यादा है। तो मुझे लगता है जो स्मार्ट सिटी का सपना इन्होंने दिखाया था, और कहीं ना कहीं तब भी जम्मू ने अपना हक लड़के लिया कि हमें स्मार्ट सिटी, हमें भी स्मार्ट सिटी देना होगा। वहां स्मार्ट सिटी का एक सुनहरा सपना इन्होंने हमें दिखाया, और अब ये टैक्स की मार, अगर लोगों को पता होता कि स्मार्ट सिटी ये हमारे ही जेब काट के और हमें ही मार के स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई भी डिमांड जम्मू का कोई भी बाशिंदा यहाँ करता, जम्मू कश्मीर का। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज के अंदर जो भी नोटिफाइड एरिया है, इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर, और किस तरह से लगाएंगे। आज भी हमारे अर्बन पुअर की क्या हालत है, क्या इन्होंने उसके लिए कुछ किया? आज भी आप चले जाइए मेरे साथ, एक दौरा करते हैं, निकलते हैं, सड़कों की क्या हालत है। अर्बन एरिया की बात करूंगी मैं, आज भी सड़कों में इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। आज पानी पीने का अर्बन एरिया में नहीं मिल रहा, आप कहाँ की बात करते हैं। बिजली का कट, जिसका निजीकरण कर दिया गया, तमाम इंस्टीट्यूशंस को निजीकरण कर दिया गया, आज बिजली नहीं आ रही है, कितने कितने घंटों का लंबा कट चल रहा है। आप मुझे बताइए किस ओर जा रहे हैं? कौन से स्मार्ट सिटी की बात करते थे? तख्ती बदल दें, नम्रता शर्मा की जगह विवेक सूरी की तख्ती लगा दें, तो मकान तो अंदर से वही रहेगा ना। तख्ती बदलने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। उसकी तमाम जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो चीजें हमें चाहिए यहाँ पे, वो पहले उपलब्ध करवानी चाहिए थी। कुछ ना कुछ तो हमें नजर आता। जिस बिजली की, मैं उस दिन सुन रही थी मेयर साहब से कि वो कह रहे थे यहाँ तमाम बिजली से यहाँ लहरें हो गई हैं। मैं कहती हूँ रात के टाइम एक बार दौरा करें मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ उनको जिस बिजली के लिए इन्होंने कहा था कि 5 साल तक हमने प्राइवेट कंपनी को दे दिया और वो रिपेयर की जिम्मेदारी लेगी, आज वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं। और ये जितना इस वक्त लूट खसूट मची है, मुझे पता नहीं कौन इन्फॉर्मर एडवाइजर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कौन उन्हें एडवाइस करता है कि जम्मू कश्मीर को इस तरह से वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह यूज करते जाएं। किस तरह से टैक्स पे टैक्स, ये तो टैक्स की सरकार बन के रह गई है। पहले टोल टैक्स, अब प्रॉपर्टी टैक्स। किस तरह से, मैं बोलती हूँ, मेरा ये मानना है कि 40% जो 40% एक्सपीडाइट किया गया पेट्रोल की कीमतों में, अभी भी क्रूड ऑयल की कीमतें कितनी कम है। पिछले 1 साल के अंदर 20 बार प्राइस हाइक हुआ है। आप मानो, मुझे नहीं लगता इनका एडवाइजर कौन है, कौन इन्हें एडवाइस करता है कि इस तरह से लोगों को मारते जाएंगे। सरकारें होती हैं लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, ये तो दिन ब दिन लोगों पे इस तरह से महंगाई की मार बढ़ रही है, लोग पिसते जा रहे हैं। मेरा एक गरीब अवाम, ठीक कहा, इसमें मैं बिल्कुल गुप्ता साहब जी से सहमत हूँ कि आज चले जाइए आप दूर दराज के एरिया में, आप चले जाइए मेरे बॉर्डर एरिया में, लोगों को आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज स्कूल जो अपग्रेडेशन की बात थी वो नहीं है, कॉलेज नहीं है मेरे बच्चों के पास। तो आप टैक्स पे टैक्स आप हमसे ही खरीद के हमें देना चाहते हैं, आप बस कीजिए। पहले तो मुझे लगता है ये सारे जो टैक्स का एक सिस्टम होता है, वो एक असेंबली के पास इख्तियारात होते हैं कि वो इस तरह के तमाम टैक्सेशन या कुछ भी रिफॉर्म्स अपने एरिया में बनाना चाहती है, तो वो असेंबली के इख्तियारात हैं। पहले तो ये इख्तियारात ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई टैक्स लगाया जाए, बाहर से कोई इस तरह का सिस्टम। अगर ये जम्मू कश्मीर को उस तरह की यूटी मानते हैं कि दिल्ली की तर्ज पे उसको मानते हैं, गोवा की तर्ज पे, क्या ये उस तरह की यूटी है? क्या ये एट पार है बाकी स्टेट्स के यूटीज के बराबर? तो जब तक हमारी जम्मू कश्मीर उस लेवल पे नहीं आ जाता, ड्रिल्ड यूटी नहीं बन जाता, मैं तो मानूं कि इसको स्टेट इन्हें जल्द से जल्द, जो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा बहुत जल्द हम देने जा रहे हैं स्टेट, इसका स्टेट का दर्जा दीजिए। फिर स्टेट की असेंबली डिसाइड करेगी कि किस तरह के टैक्स यहाँ लगाए जाएंगे, किस तरह की रिफॉर्म्स की लोगों को जरूरत है, किस तरह के और लोगों के जो भी तमाम फैसले हैं वो चुनी हुई सरकार यहाँ लेगी। ये बहुत जरूरी है। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ, लोगों के लिए इस तरह के विसाइल बनाएं। आज कोविड के चलते ट्रेडर कितना परेशान है। कल जो ट्रेड एंड कॉमर्स की जो मीटिंग थी मैं देख रही थी, वो रो रहे थे वहां। ये पहली बार है, यहाँ से लोगों बहुत दुखी है ट्रेडर। आज ट्रेड एंड कॉमर्स का बहुत बुरी हालत है। पहले फिर भी यहाँ पे कोई, जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी आपको पता है इंडस्ट्री टूरिज्म पे डिपेंड थी, टोटली हमारा रोजगार ही पूरा टूरिज्म पे डिपेंडेंट था।
आज तो कोविड के चलते यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग आज आप देखिए बाजार बंद पड़े हैं, लोगों की क्या हालत है, लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, और ये कहते हैं कि बहुत कुछ आ गया, उनके बैंकों से कुछ पैसा आ गया, वो पैसे से क्या उनकी रोटी चल सकती है? क्या इतना एक परिवार एक पल सकता है? मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से इनसे ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को आप बाकी स्टेट्स के मुकाबले तो बिल्कुल मत तोलिए, और ये प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला अगर लेना भी है तो पहले स्मार्ट सिटी जो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को दी जाएगी, पहले वो बना के दिखाइए, उसके तमाम जो उसके तहत हमें चीज़ें मिलनी हैं, उसके तहत जो हमें सहूलतें मिलनी है वो मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ तख्तियां लग जाएं कि खड़मिठे लोग डोगरे और चल पड़ेगा। मिठे भी हैं लेकिन आपने उसकी आगे की बात नहीं सुनी, वो डसते भी बहुत बुरा है। फिर ये कंडी के लोग हैं, बड़े बुरे भी होते हैं। फिर ये इनको इतना मीठा समझ के इनको आपको हलक से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि अब इंतहा हो गई है, बहुत हो गया, एक के बाद एक टैक्स, एक के बाद एक महंगाई की मार बहुत ज्यादा हो गई। आप ठीक, मैं मानती हूँ कि इस पे भी अगर जीएसटी लगे जैसे लीकर पे और आज भी पेट्रोल पे नहीं है, तो इससे हमें बहुत राहत मिलेगी। जो भी बर्डन तमाम बाकी डेवलप्ड नेशंस ने लोगों को कोविड के चलते बहुत सारा इस तरह से एक राहत कोष होता है जो दिया गया, हमारे यहाँ पे क्या मिला? हम मानते हैं कि इंडिया को हम उस तर्ज पे नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट्स के तर्ज पे ले सकते हैं? आपको मानना होगा कि जम्मू कश्मीर ने पिछले बहुत सालों से बहुत कुछ सहा है। आपको पहले हीलिंग एक उसके लिए करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा उस तरह से, ताकि खुशहाल जम्मू कश्मीर का जो सपना हम लोग देखते हैं उसको पूरा कर सकें, ना कि टैक्स की मार से उनको बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। ताकि कौन से सपने की बात करते हैं? तो जम्मू कश्मीर के लिए लिहाजा आपको बाकी स्टेट्स के मुकाबले यहाँ के लिए आपको, और बजट में हम सोच रहे थे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ आएगा, विमेन वेलफेयर के लिए कुछ आएगा, वो तो बिल्कुल ही मुझे लगता है ये बजट जो था ये बिल्कुल कुछ फिगर्स की भी चेंजेस इसमें नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन ही देखी गई। तो राहत की नजर से लोग देखते हैं सेंटर केंद्र की तरफ कि केंद्र हमें कुछ राहत देगी, और उसके मुकाबले जब इस तरह के फैसले आते हैं, आज देखिए मकान बनाना कितना मुश्किल हो गया। आज जो बजरी और रेता का आप देखिए क्या हाल है, लोगों को बिल्कुल मिल नहीं रहा, और मिल भी रहा है तो किस रेट पे मिल रहा है? जो 4000 की ट्रॉली मिला करती थी आज 12000 की है, जो 8000 की ट्रॉली रेत की मिला करती थी आज 22-23 की। तो लिहाजा इनको इस पे नजर बनानी होगी। राधा जी, कई चीज़ें आपने की हैं। रमेश जी, मैं आपकी तरफ जानना चाहूँगा, हीलिंग टच की यहाँ बात हो रही है। वर्ष 2010 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी, तब भी एक प्रपोजल आया था प्रॉपर्टी टैक्स का, लेकिन उस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी और लोगों के विरोध के कारण उसको फिर स्थगित करना पड़ा। क्या आवश्यकता नहीं है कि इसको एक बार फिर रिव्यू करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कोविड में पिसते आ रहे हैं, एक हीलिंग टच देने की आवश्यकता है। और स्मार्ट सिटी की अगर बात करें उसके लिए फंड्स वैसे भी एलोकेशन कुछ हो चुकी है, क्या कहेंगे? विनोद जी, मेरा यह मानना है कि आज विषय सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स न रह के, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें डिबेट में डिस्कशन में करने में, सीरियस डिस्कशन हो सकती है कि जैसे निजीकरण की नम्रता जी बहन ने बात कही कि कहाँ तक परसेंटेज निजीकरण की होनी चाहिए, कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, किन लोगों को होना चाहिए, ये ऐसा डिबेटेबल अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है कि पूरे देश की इकॉनमी इस समय क्या है, उसमें कितनी परसेंटेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे करते हैं, कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे करते हैं, उनमें से प्रोग्रेस के लिए अगर बढ़ना है तो कौन कौन से कैसे आयाम अडॉप्ट करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या रही, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अलावा मुझे ये मानना है कि आज की डिस्कशन में बेसिकली इंटरमिंगल होगी सारी, बजट भी आ गया, विकास भी आ गया, कोविड तो चल ही रहा है, कोविड तो हमेशा जब तक चलेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगा, वो हम सारे लोग उसमें अफेक्टेड हैं, पूरा मैंने जैसे शुरू में कहा कि पूरी दुनिया अफेक्टेड है। जहाँ तक बात रही इस समय विवेक जी, इस समय मुझे मानना है कि आउटलुक है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है। मैं तो बेसिकली उस बात के ऊपर नज़रिए पे बात कर रहा था कि चीज़ों को देखने का डायमेंशन, आयाम क्या चाहिए। आज मैं उसी एंगल से बात करता हूँ जैसे गुप्ता जी ने कहा ना, ये तो आज पहले मैं जाया करता था 83, 84 उसके पीरियड में काफ़ी बार मड़वा दक्षिण, गुप्ता जी गए होंगे मालूम नहीं, मड़वा दक्षिण ये के रिमोट एरिया में बहुत बार गया, और बॉर्डर के एरिया में सड़क नहीं होती थी, हमें किश्तवाड़ तक फैसिलिटी मिलती थी, किश्तवाड़ के बाद बदलनी पड़ती थी और फिर छोटे में फिर रुक के पैदल भी निकलना पड़ता है काफ़ी एरिया में। आज वहाँ जाएँ, इनको वहाँ पर सड़कें मिलेंगी।
यहाँ बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जम्मू के एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इनमें जाएंगे तो इंटरलिंक्ड रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा मिलेगा। ये डेफिनेटली है कि उसमें कुछ ऐसी है जिनमें डेवलपमेंट की अभी ज़रूरत है, उनको कांस्टेंट प्रोसेस है। ये कांस्टेंट प्रोसेस हिस्ट्री में नहीं रुकेगा, हमारी लाइफ में नहीं रुकेगा, ये कांस्टेंट प्रोसेस चलने वाला है। जो बदल जाता है, बदल जाता हमारे है कि टाइम में हमारे- हुआ है, एक मिनट, उसके बदल बाद जाता है कुछ कि नहीं बना। हमारे रिसोर्सेज कितने आप बने, चेक कितने, कर लीजिए। एक मिनट, कितने रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज करने हैं इस बार, इसके लिए उसके डायमेंशन बदलती हैं। अब एक बहुत बड़ा एक आयाम जो है हमारे, अब ये चल रहा है कि कश्मीर के माइग्रेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सेट से लगातार चल रहा है। उसके लिए हमारे आपके कैमरामैन, हमारे साथी जो हैं पुराने, रोए करते तो बेचारे हैं, हमारा देखो, ये मानना ढूंढते है हैं। बाइक आर्ट के अब अंदर वो ढूंढते कहाँ हैं। तक कंटिन्यू करना है, ये गवर्नमेंट को एक एक स्टेज पर हर एक रिव्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि कहाँ पर क्या सिचुएशन डेवलप हुई है, कहाँ कितना आगे बढ़े हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी वो आप भी मानते हैं और हमारे के अंदर है ही, हमारे साथियों के अंदर, झूठे अंदर ना नहीं लाओ, नेशनल इंटरेस्ट में हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। झूठे। अब दिक्कत क्या रहती है, जैसे मेरे मित्र बात कर रहे थे, इन्होंने सारे एलिगेशन जो है काउंटर एलिगेशन दे दिए कि भारतीय जनता अरे 70 साल का गुप्ता जी, ये मेरे मित्र जो हैं, इन लोगों ने हुकूमत की है देश के अंदर, यहाँ पर मिली जुली सरकारें चुने, मैक्सिमम कांग्रेस की सरकार चली। अब वो 70 साल का हिसाब हमने 2.5 साल जरूर हुकूमत कर ली। लोग खुश थे, बाइक आर्ट कह रहा हूं, 2.5 लोग खुश थे। कितने खुश थे वो, लोग मैं- खुश थे। ये जो आज आप निकले कह रहे हैं, बाहर। नम्रता बहन जी ने लोग जो खुश बात थे। कही सुनिए, मेरी बहन से गुप्ता पूछिए, जी जो लोग इन्होंने खुश बात थे। कही ना कि चौधरी साहब जम्मू से कश्मीर पूछिए, को लोग खुश थे। अभी अंडर प्रिविलेज है। कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं। खाली पेट्रोल डीजल नहीं, टैक्स नहीं, लगा रहे हैं, नहीं, वो मैं बात आ रहा हूँ, प्रिविलेज उसी पे आ रहा हूँ। अरोड़ा जो साहब इन्होंने कहते हैं कहा कि ये जो कुछ प्रिविलेज आज जो बढ़ा है वो ना, टैक्स लग रहा है, अंडर प्रिविलेज, अब आप सारे बोलना चाहते हैं मेरी बारी पे, तो आपकी जो बात अंडर प्रिविलेज की उन्होंने बात कही कि स्टेट को इसको स्पेशल कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, वो बात इनकी गलत नहीं है। लेकिन ठीक गलत क्यों है आपके, गलत इस मान में कि आप लोगों ने इतने साल यहाँ पर हुकूमत की और आज ये उस स्टेटस में खड़े हैं कि आज भी इतने सालों बाद क्या हमें देखना पड़ रहा है कि इसको स्पेशल कुछ चाहिए। खुश है लोग, उसके कारण खुश है लोग। एक उसके कारण कि आप लोगों ने करप्शन का हब बना रखा था, आप लोगों ने लैंड की लूट की, आप लोगों ने फॉरेस्ट एरिया, जिस एरिया में बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके एडजॉइनिंग एरिया बठिंडी का सारा इनक्रोच किया गया, चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया, मैंने रिट की थी हाईकोर्ट में। मेरा ये मानना है कि अप्रोच ठीक करने की जरूरत, छोड़िए इस बात को, मेरा ये मानना है कि अप्रोच ठीक करने की जरूरत है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर दिया, वो आपने मोदी को पूरी तरह इन्वॉल्व कर दिया। अरे आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया, किसने उठाया? आपने जो राइफल की डील होती है उस पर प्रश्न उठाते हैं, चाइना का अग्रेशन होता है उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। रमेश जी एक मिनट, मेरा अनुरोध है, हर बात पर अप्रोच जो है, अगर नेशनलिस्टिक, मैंने शुरू में क्या कहा, मैं उसी कंटिन्यूटी में आ रहा हूं, हर बात पर अप्रोच ये चाहिए कि व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी, नॉट द व्हाट सोसाइटी इज कंट्रीब्यूटिंग टू अस। हमारी अप्रोच जो है J&K स्टेट की, हम सबको मिलकर ठीक करनी पड़ेगी। हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। रमेश जी मेरी सुनिए, मेरी एक सुनिए ना, मेरी सुनिए रतन जी, आपने मेरी एक अनुरोध सुनिए, क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है। मैं बेबाक और सीधी बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप हमेशा बात सीधी करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि फोकस पेट्रोल डीजल है। पाकिस्तान 61 रुपीज़, श्रीलंका 69 रुपीज़, और इसी तरह बाकी कंट्रीज में भी 60 और 70 के बीच में पेट्रोल की प्राइसेस है। भारतवर्ष में क्यों ये कीमतें बढ़ी हुई हैं? जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, क्या उसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल संक्षेप में मेरा ये मानना है कि उसके ऊपर एक टाइम टू टाइम रिव्यू तो चल रहा है। जहाँ तक इस बजट को बैलेंस रखने की कोशिश हुई, मैं उसको लिंक कर रहा हूँ, बजट को बैलेंस, उसमें ये टॉपिक भी डिस्कस हुआ था। उसका कारण ये बना कि कोविड में एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन रुक गई, सर्वाइवल का क्वेश्चन आया, 20% तक की जो हमारा टोटल बजट का था उसमें से उसको इन्वेस्ट देना पड़ा, लोगों के घर घर तक खाना पहुंचाना पड़ा। सिचुएशन ये होगी कि हमारी इनकम जो है रुक गई, डेवलपमेंट के काम रुक गए, मान रहे हैं आप? डेवलपमेंट, हाँ हुआ है ना, हुआ, डेवलपमेंट के काम रुक गए। उस सारे प्रोसेस को फीड अप करने के लिए एक बैलेंस्ड बजट जो है वो लाते हुए
मुझे लगता है कि आज सारे दुनिया जो बड़े एकदम पूरे फोकस कर रही थी कि हिंदुस्तान के बजट में क्या होगा, कितना ये चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये बजट में बहुत चेंज नहीं होगा, मैं एक मानता हूँ कि बजट में जैसे रिलैक्सेशन लोगों को हर बार उम्मीद रहती है कि भाई बजट की सीमा बदलेंगे, बाकी बदलेंगे और बेनिफिट देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस तरह की लेकिन एक इस कोरोना काल में चैलेंजिंग बजट था। उस चैलेंजिंग बजट के बाद जो भी दे पाए वो देने की कोशिश हुई, एल्डरली लोगों को देने की शुरू हुई, टैक्स में रिबेट देने की शुरू हुई, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना, इस तरह की जो भी बातें आई बीच में। मैं ये कहूँगा ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस समय थोड़ा सा रुक के हमें एडमिनिस्ट्रेशन को साथ हम लोग भी बात करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस समय चल रही है उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा रुक के इस बार जो टैक्सेशन का प्रोसेस है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात है कि अभी कोरोना पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना चल रहा है, अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कोरोना के ऊपर चल रही है, अभी लोगों को उसके ऊपर टीकाकरण ये सारा प्रोसेस चलना है। मेरा ये मानना है जहाँ तक बात रही निजीकरण की बड़ी बड़ी कंपनियों की, उन्होंने बात छोड़ी। टीकाकरण आप फ्री करेंगे लोगों को, टीकाकरण जो कर रहे हैं आप, टीकाकरण की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को फ्री लगाएंगे, जिनको फ्री होना है फ्री हो रहा है, लगाएंगे। समय की सीमा है। शाह साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि समय की हमारे पास सीमा है, मुझे सबका रिमार्क्स लेने हैं। शाह साहब, एडमिट किया है रमेश जी ने, महंगाई की कोविड के कारण कहीं ना कहीं हर चीज प्रभावित हुई है। क्या आज आवश्यकता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे हैं इस तरह के उनको एड्रेस किए जा सके? देखिए, आप जहाँ तक पॉपुलर गवर्नमेंट का आने का ताल्लुक है, एलजी साहब और हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जल्द ही यहाँ पे स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, जो इनका कमिटमेंट भी है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कब करनी है या नहीं करनी, वो तो इनकी बात है। देखिए, हमारे मुल्क को जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में है, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है बहुत बड़ा मुल्क है और ये दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी इकॉनमी है। हमारा मुल्क है भी है, बड़ा मुल्क है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज बात चल रही है पेट्रोल प्राइस का और डीजल प्राइस की हाइक पे। अब देखिए, फिगर ये कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 52 रुपये है, डीजल 51 रुपये लीटर है। बांग्लादेश में 76 रुपये है और 56 रुपये डीजल है। इसमें श्रीलंका में पेट्रोल जो है वो 61 है और डीजल 38 है। नेपाल में 69 है और वहाँ 58 है डीजल। इंडिया में 100 और 90 है, 100 पेट्रोल 90 डीजल। अब ये जो 5 मुल्क, 4 मुल्क हैं, 5 मुल्क, इनकी इकानमी तो हमारे से कमज़ोर है ना। ये तो पूर कंट्रीज़ में ये 4 मुल्क आते हैं ना। मैं ये अरोड़ा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी जो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकानमी है उसमें पेट्रोल का रेट ये है या डीजल का रेट ये है, तो ये दूसरे मुल्क हैं पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे, जो इतने गरीब मुल्क हैं, उनमें पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें कम क्यों हैं? इनका जवाब दूसरा। अब बात यहां पे ओवरऑल ये है कि ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने भी स्ट्राइक की कॉल दे दी है। ठीक सर, 24 तारीख को ट्रांसपोर्टर्स जो है जिन्होंने गाड़ियां, गुप्ता जी ने साहब ने जैसे कहा उनके पास गाड़ियां थी। अब मैं वकील हूं, आप आइए मेरे साथ कोर्ट में। कितने लोगों की प्रॉपर्टी जो मार्गेज की हुई है बैंक के पास, उनके अटैचमेंट वारंट्स हैं, उनके केस चल रहे हैं। जम्मू के होटलियर्स की बात करो, होटल वालों की बात करो, जिस होटल के कमरे 50 हैं 10 लगते हैं, वो भी अभी लगना शुरू हुए। 1 साल उनकी पूरी ऑक्यूपेंसी जो है वो वेकेंट रही। उनके मुलाजिम जिसके पास 50 थे वो आज उनमें 10 रखे हुए हैं। इससे क्या हुआ? इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। जिस ट्रांसपोर्ट, अगर मेरी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें मेरे पास 100 मुलाजिम था, गाड़ियां बंद हो गई, आज 10 रह गए, 80 लोग वहां से चले गए। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट इससे बहुत ज्यादा क्रिएट होगी इस महंगाई से। आप चले जाइए सब्जी मंडी में, आज से 1 महीना पहले जो सब्जियों के रेट थे, आज जाके सब्जियों के रेट, यहां से जाते हुए अरोड़ा साहब जाओ और पता करो। अरोड़ा साहब ने कहा कि भाई एक इनके पास मुद्दा है कि लोगों को लूटो, लोगों का खून चूसो, सिर्फ इस बात पे कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे बताइए, जिन लोगों से आप टैक्स ले रहे हो, जिनका आप खून जो है वो पी रहे हो, वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? जिससे आप टैक्स वसूल कर रहे हो वो किसी दूसरे देश के शहरी हैं? नहीं, ये देखिए, आपने रोड्स की यहां बात की,
आप चलिए, नहीं देखिए भाषा पे संयम रखिए, भाषा पे संयम है। ये आप ज्यादा नेशनलिस्ट नहीं है, आप हमारे से ज्यादा नेशनलिस्ट नहीं है। आपके पास नहीं, आपके पास एक ही मुद्दा है, इनके पास मुद्दा सिर्फ है पाकिस्तान, इनके पास मुद्दा है फिरका परस्ती। इन ये कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाओ और हुकूमत करो। आपने रोड्स की बात की ना, चलिए यहाँ ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है, वेयर हाउस है, फ्रूट मंडी है, ये सबसे बड़े हब ये है ना इसकी हमारी बिजनेस एक्टिविटी के। जाके रोड की हालत देख लीजिए। देखिए जम्मू के लोगों को जब मात्रा सुनिए, आपके टाइम नहीं हुई। मैं ये कहता हूं कि पहली दफा हमने 70 साल में आपको ये 5 साल 3 साल के अंदर सारा कुछ बना है। देखिए बात ये है मैंने पिछले 30 साल से 25 साल से कभी पैच वर्क होते नहीं देखा रोड्स पे। आज जहां के पैच वर्क कर रहे हैं जम्मू शहर की, आप हाईवे की बात करते हो, आया ये लखनपुर से चलिए आगे तक स्मार्ट सिटी है ना। देखिए कितने रोड पे कितने खड्डे पड़े हुए हैं, रोड की इतनी बुरी हालत है। अपनी गलतियों का हिसाब हमारे ऊपर लेना चाहिए। देखिए यूनिवर्सिटी की लेन आपने किए हैं उसका कारण है ये सारा कुछ। मैं कहता हूं आपने वो अपने ब्लंडर का आपने ये कहा था कि हमारे ब्लंडर, मैंने मान लिया। मुझे पूछना चाहिए क्यों 5 साल में कर पाए। 5 साल में आपने हमारे ऊपर पूछ रहे हो। आपने 5 साल में हमारे ब्लंडर सही करने थे ना, अगर आपके पास कैपेसिटी तो थी। आपने जो आपने कहा 7 साल हो गए। नहीं देखिए सुनिए मेरी बात, मैं तो नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोल रहे थे। आप सुन लीजिए। देखिए बात यह है, आज हमारे स्टूडेंट्स को देख लीजिए, स्कॉलर अब रोज अखबारों में जो है वो स्यापा पड़ा हुआ है, रोज राइट अप आ रहे हैं कि स्कूल स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का इन पे पूरा कंट्रोल जब हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के पास होगी। देखिए जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट में पॉपुलर व्यू चलता है। आप कहते हैं करप्शन फ्री है, मुझे लाइए 2 पैसे कितनी ट्रांसफर करानी करप्शन देकर, मैं ऑर्डर लाऊंगा, मैं वो जगह बताऊंगा जहां पर आपके ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी से आके होटल में रेस्टोरेंट में ऑर्डर बांटते हैं। आज जितनी करप्शन है इतनी हम लोग उसमें खुश होंगे। आप बताइए, आपके पास फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है सीआईडी का, मुझे बताइए। आज भी पैसे देके ट्रांसफर हो रही है, हर एक महकमे में हो रही है। शाह साहब एक बहुत पहले पॉलिटिकल चेकअप था, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल चेकअप, आज भी करप्ट ब्यूरोक्रेट पिछले कई सालों से एक पोजीशन पे आप लोगों ने सर वेग एलिगेशन मत लगाइए। सर नम्रता जी मैं आपकी तरफ ये पर्सनल, यहाँ से अगर आगे की बात करें, क्या एक आवश्यकता नहीं है? क्योंकि जिस तरह जम्मू के युवा कहीं ना कहीं अपने आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले कल से जो एक ऑर्डर क्या वर्बल एक मौखिक ऑर्डर सामने आया था, नरवाल से लेकर सीधर तक जितने भी 29 प्रॉपर्टी थी उनको सील कर दी गया। क्या इस तरह के मजाक युवा पीढ़ी के साथ क्या संभव होने चाहिए? बिल्कुल नहीं सूरी साहब। अगर जब वो प्रॉपर्टीज वहां बन रही थी, जब वो होटल्स वहां बन रहे थे, रेस्टोरेंट्स वहां बन रहे थे, तब क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी? अब एक बच्चा जो रोजगार जिसको नहीं मिलता, गवर्नमेंट जिसको अपनी नौकरी देने के लिए नाकामयाब है, वहीं वो कोशिश करता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। वहां पे पहले आप उसे नहीं रोकते हैं और बाद में जब इस तरह का वो एक अच्छा अपना रेस्टोरेंट या वहां पे कुछ भी खोल लेता है तो उसके बाद आप जाके ऐसा ऑर्डर पास कर देते हैं। मुझे लगता है इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक जिम्मेदार है। इस तरह की चीजें अगर बनती हैं, अगर इलीगल लैंड पे ऑक्यूपेशन थी तो मुझे लगता है वो पहले ही देखना चाहिए था, ये चेक तो उस टाइम होना चाहिए था। उन्होंने जब वहां पे इंस्टॉल कर ली, बिल्डिंग बना लिया, अपना एक वसीला तैयार कर लिया, उसके बाद इस तरह का फैसला लाना ये बहुत गलत है। और जहां तक बात की अरोड़ा साहब ने, इन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसके आज ये हालात क्यों हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो उस पार्टी से हूँ जो अभी बिल्कुल एक बच्चा है, जो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, तो इन्फेंसी में है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी स्टेट को हम बाकी स्टेट्स के मुकाबले नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमेशा से 2 नेबरिंग कंट्रीज जो हमेशा से तंग करती रही हैं, पाकिस्तान और चाइना, उससे गिरी हुई है। तो हमेशा हमने देखा कि वो जम्मू कश्मीर में खुशहाली नहीं देख सकी, इसीलिए ये भी एक कारण रहा कि यहाँ उस तरह से तरक्की मुमकिन नहीं हो पाई। लेकिन हम चाहते हैं एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और एक सिस्टम, और बिना, मुझे लगता है सबके सहयोग से वो अवेल नहीं हो सकता है। हमें आगे की तरफ देखना है, ना कि पिछले हिसाब मांगने हैं। आगे की बात करें तो अब हम क्या कर पा रहे हैं, आज जो निज़ाम है, आज जो अफसरशाही है, वो सिर चढ़ के बोल रही है, इतनी हाई हेडेडनेस है इनके अंदर कि कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड के अंदर। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से भी ये कहना चाहूंगी, दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप अपने एडवाइजर से कहिए कि जमीन पे लोगों के पास जाएं, ना कि अपने कमरों में बंद ऑर्डर पास करें, लोगों तक देखें कितनी दुख तकलीफ है। और आज हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, आज भी कितने वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर।
आज भी बंद पड़े हुए हैं, 25 से 26 वेंटिलेटर्स गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर बंद पड़े हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं इन पे चेक करने की जरूरत है। पेट्रोल हाइक की ये बात कर रहे थे कि मुद्दा वही है, हम उसी मुद्दे पे, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन से। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज है उन पे असर पड़ेगा उसका। सब्जी महंगी होगी, दालें महंगी होंगी, कपड़ा महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल बढ़ेगा। और क्यों नहीं, अगर सरकार सही मायने में लोगों की सरकार है, लोगों के हित में चलना चाहती है, तो क्यों नहीं वो इस पे दोबारा रीचेक करती, क्यों नहीं एक बार ओवरलुक करती दोबारा से अपने फैसले को कि हाँ भाई, क्या ये कह रहे थे कि तमाम बुजुर्गों के लिए एक जो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए एक रिबेट आई है, वो तो ये है कि अब उन्हें डायरेक्ट बैंक ही उनका वो कर लेगा, ना कि उनको उस तरह से रिबेट मिली है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि इस तरह के फैसले जो लिए जाते हैं, अगर अफसरशाही ले भी रही है तो उस पर एक दोबारा से केंद्र में बैठी सरकार को देखना चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर अभी इस काबिल है कि इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए? क्या जम्मू कश्मीर की गरीब जनता इस तरह के काबिल है कि वो बंद प्लॉटों के, आज हमारे जम्मू कश्मीर को मैं देख रही हूँ, आज भी वो एक ओल्ड एज होम की तरह बन के रह गया। यहाँ हमारे पास नौकरियों के वो अवसर नहीं है कि बच्चे यहाँ पे अपना रोजगार शुरू कर सकें। तो हमारे पास यहाँ इंडस्ट्रीज जो पिछली भी थी वो भी बंद पड़ी हैं, हमें उनको रीस्टार्ट करने की जरूरत है। हमें यहाँ उनको और नौकरियों के अवसर हम दे पाए, इस तरह का एक माहौल बनाने की जरूरत है। हमें यहाँ और ज्यादा इंडस्ट्रियल हमें पैकेज दे, एम्प्लॉयमेंट पैकेज की जरूरत है। और लोगों का हमेशा से यहाँ जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है सरकार की तरफ रोजगार के लिए देखता है, वो इसलिए नहीं कि वो कम काबिल है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ और ज्यादा उसके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स नहीं है, और ज्यादा उसके पास इस तरह के मौके नहीं है, कहाँ वो जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस फैसले को बदलना होगा। और तमाम, जब एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जब वो देखती है कि लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, लोग इससे खुश नहीं है, वो अपने फैसलों को बदलती है और वापस लेती है। मुझे लगता है ये प्रॉपर्टी टैक्स का ख्याल अभी इन्हें ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। और जब तक हम लोगों को वो सहूलतें देने में, और यहाँ का हर नागरिक जब तक इस काबिल ना हो जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ना उठ जाए कम से कम, तब तक तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी टैक्सेस और ऑल टैक्सेस हैं वो नहीं लगने चाहिए। और टैक्सेशन का जो ये फैसला है ये हमें असेंबली बनने तक छोड़ देना चाहिए। और मैं तो पॉपुलर एक गवर्नमेंट आ जाए, वो इस तरह के टैक्सेशन प्रोसेस के ऊपर सोचे कि कहाँ टैक्स लगने हैं, कहाँ नहीं लगने, फिर ये उसके बाद लाजमी होगा। रतनलाल जी, यहाँ से आगे हम क्या आशा कर सकते हैं? देखिए, इसमें बड़ी साफ बात है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई है, ये रोल बैक इमीडिएटली करना चाहिए। आपको याद होगा जुलाई 2014 में 3 रुपए पेट्रोल के बढ़े थे और 2 रुपए बढ़े थे डीजल के, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे। मोदी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और इनका जो बूथ वर्कर है, मोदी साहब से लेके बूथ वर्कर तक तमाम रोए थे सड़कों पे आके, और उन्होंने जबरदस्त एजिटेशन की थी कि ये साहब हमारा खून चूसा जा रहा है। आपको याद होगा जब ये पंजाब परिषद थी इनकी, एक कहते थे बख्शी साहब गाड़ी चलाते हैं, उसमें जो पेट्रोल चलता है वो पेट्रोल नहीं, वो हमारा खून चलता है। आज किसका खून चल रहा है? आज मुझे बताइए आप। हमारा ये कहना है कि फौरी तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पे जो इंटरनेशनल कीमत है उसके मुताबिक आप जीएसटी लगाइए और कीमत इसकी रोल बैक कीजिए। और इसकी बाकी, आप जैसे चौधरी साहब ने कहा, बाकी जो मुल्क है हमारे इर्द गिर्द उनकी कीमतें आप देखिए। आप क्यों जम्मू हिंदुस्तान के लोगों का खून चूसने पे आगे हैं? आप इन्होंने बड़ा बुरा मनाया, ये खून चूसना नहीं और क्या है जी, पिंजे रह गए हैं ये लोग। आप उनकी हालत देखिए। हमारा ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का फौरी तौर पर इन्होंने ये रोल बैक करना चाहिए। और यहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, दुख होता है भाई घटता है। ये हालत है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की हालत आप देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद बिल्कुल वही चल रही है। और आज भी हालत, आज भी हालत वही चल रही है। लोगों के पास पैसा नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पलें दी है, बिजनेसमैनों की, मजदूरों की, किसानों की, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है। और ये गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ये तब होता है जब गवर्नमेंट फेल हो जाए। गवर्नमेंट फेल हो गई है ये बातें चलाने के लिए। और मुझे डर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को भी ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, बेच देंगे, किसी के पास गिरवी रख देंगे, जो हालत चल रही है। चिंता मत करिए। आप अंदाजा लगाइए, ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं।
राजनाथ सिंह जी, इनके बहुत बड़े लीडर हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। देश के इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर, पौना घंटा उन्होंने तकरीर की और 54 टाइम्स उन्होंने मोदी साहब का नाम लिया कि उनकी वजह से हम हैं यहाँ। ये तो हालत है जब एक शख्स की हुकूमत हो। ये राहुल जी ने ठीक कहा, दो हमारे, दो ये और दो हमारे, ये सिस्टम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी जी और शाह साहब इस तरफ और उधर अडानी और अडवाणी था, ये हम दो हमारे दो जो नारा लगाया है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा हमारा ये कहने का मकसद है कि प्राइस राइज इतनी हाई हो गई है, इसका कुछ सोचिए। और इनको लाइए, अब 3 गुना बढ़ गई है और इनकी वजह से बढ़ रही है। आप देखिए पेट्रोल की जैसे कीमत बढ़ी है, जैसे शर्मा जी ने कहा हर चीज की कीमत बढ़ेगी, उसमें प्रोपोर्शनेट हर चीज की आएगी, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ती हैं। आप किसान क्यों रो रहा है? ये कहते हैं किसान, वो कहता है साहब मेरी मिनिमम प्राइस जो लग रही है MSP, उसकी वो तो कीमत दिलाइए मुझे। आप मुझे गारंटी दे दीजिए कि जो मेरी कीमत लग रही है उस पर आप कह रहे हैं 1.5 गुना, मुझे आप गारंटी दे दीजिए कि दे दूंगा। आप गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। किसान रोएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? एक तरफ आप बिजली की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है किसान, उस पर डीजल या पेट्रोल तो लगता है। अगर डीजल पेट्रोल पर खर्च करेगा 100 रुपया लीटर का, तो जाएगा कहाँ वो? मरेगा नहीं तो क्या करेगा? तो मेरी सबमिशन ये है सर कि इनको सीरियसली मैं ये एक बात डायलॉग कह इनके रहा हूं, ये डायलॉग इनके प्रेसिडेंट का है ना। आओ बैठे ना, आओ बैठे ना। सर आप जम्मू ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, इनका प्रधान जो है, मैं कहता हूँ इतना गैर गुजर आदमी है। कल वो तकरीर कर रहा था, तकरीर उसने की कल, उसने कहा कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ रहा है, नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी सोच विचार हो रहा है, वहां नोटिफिकेशन निकल गया और ये सोच विचार की बात कर चिंता नहीं और दूसरी बात ये, जब इन्होंने टोल टैक्स ये लगा था, टोल प्लाजा लगाया था, उस वक्त इन्होंने कहा था ये बैठे, मैं बैठेगा नहीं लगेगा, चिंता नहीं करे, तो उन भी चिंता नहीं करे, मारी जाओ, लेकिन चिंता नहीं। मैं आप पे आता हूं चौधरी साहब। देखिए अब आपने यहाँ पे जो 29 जो स्ट्रक्चर थे वो रेस्टोरेंट से जो कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील किए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लिया जाए वो स्टेट गवर्नमेंट पे की लैंड पे हैं, स्टेट लैंड पे हैं, मरले में 2 मरले में हैं वो, एक आदमी जो अनएम्प्लॉयड है उसने एक रेस्टोरेंट खोला, 5-7 लोग उसने अपने साथ लगाए हैं, यानी कि 7-8 लोगों का घर उस जगह से चल रहा था। ठीक, जब जैसे ममता जी ने कहा कि वो नम्रता जी ने कहा कि वो बन रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, उन्होंने रोका। मैं ये कहता हूं कि क्या नरवाल से लेके सेदड़ा तक ही जो 29 स्ट्रक्चर हैं, बाकी और स्टेट लैंड पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बने हुए कहीं? वो नजर में नहीं, वो नजर में नहीं आते। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, रादर करना चाहिए आइंदा के लिए भी, इस नेशनल हाईवे के किनारे या जो बड़े दूसरे रोड हैं जहां पे बिजनेस पोटेंशियल है, इन अनएम्प्लॉयड नौजवानों को मार्केट बना के देनी चाहिए नेशनल हाईवे के किनारे। सबसे सब्सिडाइज रेट पे इनको दुकानें दे दो, ताकि ये आपके पास नौकरी मांग, वो नौकरी तो दे नहीं सकते सबको। मैं कहता हूं कि जहां जहां ये है इनको किराया लगा के इनको रेगुलराइज करके इनको अपना काम करने दो। वो तो अगर अपना काम कर रहे रोटी, तो देखिए आफ्टर ऑल हमारा जो मुल्क है, हमारे जो स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, सोशल स्टेट है। सोशल कंसेप्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एवेन्यूज क्रिएट करने हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए, इसी तरह से घर देने हैं गरीबों को। अगर कोई गरीब एक मरले पे जमीन पे अगर अपना कोई खोखा लगा के कुछ कमाता है तो गवर्नमेंट उसको भी क्लोज करती है, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। नवेश जी बिल्कुल संक्षेप में यहाँ से आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स। संक्षेप में कहते हुए एक लाइन में कहूंगा कि इन्होंने जो पहले उसको ठीक कर लें, जो उन्होंने शब्दावली प्रदान के लिए इस्तेमाल की, मुझे लगता है कि इस प्रकार की भाषा डिबेट में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। झूठे के लिए झूठा ही कहेंगे, क्या करेगा? मैंने झूठा ही कहा ना, रुक जाइए, आपने बात कर ली। मेरा दूसरा ये कहना है कि लॉजिकली बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक सिचुएशन के अंदर आप सबको मैं ले जाना चाहता हूँ। याद करिए, आज से 372 साल पहले पीछे चले जाइए। सबका माइंडसेट, बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ जिसकी बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के मन में मैक्सिमम लोगों ने, नहीं कहूँगा तो 30% लोगों ने बाहर दिल्ली या चंडीगढ़ या बाकी जगहों पे अपना अल्टरनेटिव बनाना शुरू कर दिए थे। उनको लगता था कि हमें जम्मू छोड़ना पड़ेगा। आज वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो थे वो खत्म हुई है। आज सिक्योरिटी की वो सिस्टम शुरू हुआ है। रुक जाइए, अब रुक जाइए। पॉलिटिकल सिस्टम कोई ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम का अल्टरनेटिव होती है, मैं इससे बात से सहमत हूँ। अल्टीमेटली पॉलिटिकल सिस्टम ही को के अंदर वही चीज़ें थ्रू को होती हैं।
इस बात का मैं भी हमायती हमेशा रहा हूँ, और मैं इस बात को आज सोच रहा हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। लेकिन इस सारे के बाद एक बात को मान के चलना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स बढ़ने की बात आई, चाहे टैक्स लगाने की बात आई, टैक्स सिस्टम के अंदर अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है, ना कि हम लोग खाली उसको मतलब oppose टैक्स करते लगते जाएं। रहना चाहिए। उस माइंडसेट से कि हमें देते जाओ, टैक्स हमें लगाते हमें जाओ। अब देश के लिए सांस पे भी टैक्स समाज लग जाना के लिए चाहिए। जीना है। देश उसको पहले भी आज- चला था, आज आगे भी हम- चलेगा। आज हम चल, मंगल समय पे किसी में- खतरे- देश को कोई खतरा नहीं है। खतरा बीजेपी को आज हम मंगल पे खतरा बीजेपी को है, देश को कोई खतरा रमेश जी, रमेश जी, नहीं। रमेश जी। देश आज भी मौजूद है, हम प्रश्न साथ आप हैं। लोगों ने किए ना, ये प्रश्न आप लोगों ने दोनों से करना चाहिए था कि क्या? 70 सालों में आपने स्टेट की इतनी देश- बुरी हालत क्यों कर दी? तो हमने भी की, ये खुश थे आप लोग, लोगों की तवाही लोग का खुश करना है, थे, जिसका जवाब आप गुर्बत हमसे में भी मांग रहे हैं। लोग समय खुश की थे। सीमा है। रतनलाल जी, लोग रमेश जी, गुर्बत में भी खुश रतन जी, थे। रतन जी, समय की हाँ, सीमा है। गुर्बत में रह के खुश थे। रतन जी, खुश थे, रतन जी, ये ठीक है। रतन जी, आप उसको रखना चाहते हो गुर्बत में? और क्या चूसना, हम उस उसको गुर्बत से उनको निकाल मारना सकते हैं, चाहते हैं, ये फर्क है। उनको मारना चाहते ये हैं, फर्क है, हम आप मारना नहीं कहते हो चाहते, गुर्बत से सर, आप सर, मारना कहते चाहते हो हैं उनको। गुर्बत से और रतन जी, मेरा मारना ये चाहते ख्याल है हैं। हमें आगे देखना करोगे? चाहिए, ना पीछे मारी देखिए, जाएगा, ना मारी आगे जाएगा। चलिए, आगे बढ़िए। रतन जी, अभी बहुत अमीर है। शाह साहब, हैं? बहुत अमीर हो गए। इसमें कोई हाँ, दो राय, है। इसमें कोई दो राय नहीं टाटा है। बिरला ने रतन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स आम जो मध्यम क्लास के लोग हैं कहीं ना कहीं वो पिसते नजर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि वो आगे ही कोविड की मार झेल रहे हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स एक दोहरी मार, और जिस तरह एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जो आम खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, एक आक्रोश आम जनता में आ रहा है, और उस आम जनता में भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। राष्ट्र हित में सब अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह ये टैक्स बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। कि विडम्बना ये है कि अभी इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा 1 महीने पहले की गई थी, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, जिसको लेकर इंडस्ट्रियल जगत में एक उदासीन नजर आई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एलजी प्रशासन को इस पर एक बार फिर आत्मचिंतन करना होगा, एक बार फिर इस पर रिव्यू करना होगा कि क्या समय साजगार है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए। रमेश अरोड़ा जी, शाह मोहम्मद चौधरी साहब, रतनलाल गुप्ता जी और मैम नम्रता जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।